नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एएचसी आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीईटी का एग्ज़ाम हो आपका, या फिर पुलिस एग्ज़ाम 2026 लगा हुआ है, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही रामबाण सीरीज है और इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट को छुआ गया है और ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है कि जब आप क्लास ख़त्म करेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। 500 से अधिक आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल कंटेंट आज की इस क्लास में मिलने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज की इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां पर जाकर आप मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे। फिर चाहे लोअर पीसीएस का हो, एचसी आरओ का हो, पीईटी एग्जाम हो या फिर पुलिस एग्जाम, सभी के लिए हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट ऑर्गेनाइज किया है और सभी को ये उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा अच्छे और सकारात्मक कमेंट्स लिखा करिए। इससे आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि कोई सभ्य व्यक्ति हमारे कंटेंट को देख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करंट अफेयर से करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। आईपीएल 2026 का विजेता 31 मई 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस यानी जीटी को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी खिताब जीता। आईपीएल 2026 के फाइनल मैच में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने थे। इन्होंने 75 रन बनाए थे। आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि एमवीपी का अवार्ड युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने जीता। आईपीएल 2026 का पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए कगिसो रबाडा को मिला है। आईपीएल 2026 का कैच ऑफ द सीजन अवार्ड मनीष पांडे को प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराकर ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने आर्यना सांबलेका को हराकर खिताब अपने नाम किया। बात करते हैं यूपी बजट की। तो यूपी बजट किया है यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, और ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट था। 9,12,696.35 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की वृद्धि हुई है इसमें। उत्तर प्रदेश एआई मिशन। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए नई पहल के तहत 225 करोड़ का आवंटन किया गया है। एक जिला एक व्यंजन योजना ओडीओसी योजना स्थानीय पाक कला और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना के लिए 75 करोड़ आवंटित किए हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। प्रदेश के युवाओं को 40 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने हेतु 2,374 करोड़ रुपए का विशेष बजट दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यूपी के युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु बिना गारंटी और बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना है। निराश्रित महिला पेंशन योजना। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती देने हेतु उत्तर प्रदेश बजट में 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि उत्पादन लक्ष्य यूपी। राज्य में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेडिकल कॉलेज विस्तार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के आधार पर प्रदेश के 16 असेवित जिलों में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। 400 करोड़ के आवंटन के साथ ये योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक 6 किस्तों में 25,000 की वित्तीय सहायता देती है। साइबर सुरक्षा। साइबर अपराधों से निपटने हेतु यूपी में एक नया साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र
बनाया जाएगा। डेटा सेंटर पार्क, राज्य में 900 मेगावाट क्षमता वाले 8 नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने की घोषणा, जिसमें अनुमानित 30,000 करोड़ का निवेश आएगा। मधुबन बापू धाम योजना, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 11 मई 2026 को अपनी जमीन अपना आसमान पहल के तहत आवासीय भूखंड योजना शुरू की है। स्मार्ट शिक्षा, उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए विशेष धन आवंटित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं देश में हुए हाल ही के चुनाव परिणामों की। तमिलनाडु चुनाव, तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी के प्रमुख एवं अभिनेता सी जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तमिलनाडु का राजनीतिक बदलाव, सी जोसेफ विजय ने 59 वर्षों की द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व को तोड़ते हुए डीएमके के एमके स्टालिन को हराया है। तमिलनाडु विधानसभा फ्लोर टेस्ट, मुख्यमंत्री विजय ने 13 मई 2026 को विधानसभा में 144 मतों के साथ विश्वास प्रस्ताव जीतकर अपनी सरकार सुरक्षित की। असम चुनाव 2026, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने असम में 126 में से 102 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाई है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने 12 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार शपथ ली, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य द्वारा। असम मुख्यमंत्री की सीट की अगर बात करें तो डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने जालू कबारी विधानसभा क्षेत्र से अपना लगातार छठा चुनाव जीता है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में ऐतिहासिक रूप से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की सरकार को चुनाव में शिकस्त दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान एवं तकनीकी के करंट अफेयर्स की। इसरो का PSLV C62 मिशन, इसरो ने 2026 का अपना पहला प्रक्षेपण किया, जिसमें अन्वेषा, EOS N1, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट और 14 अन्य उपग्रह शामिल थे। PSLV C62 की तकनीकी विसंगति, मिशन के उड़ान के तीसरे चरण में इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी और ये मिशन विफल रहा था। इसरो के प्रमुख डॉक्टर बी नारायण ने इस विसंगति की आधिकारिक पुष्टि भी की थी। EOS N1 अन्वेषा सैटेलाइट, यह उपग्रह सीमा निगरानी और सामरिक गतिविधियों और पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। DRDO की MPATGM टेस्टिंग, DRDO ने 11 जनवरी 2026 के मध्य महाराष्ट्र में 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो 11 जनवरी 2026 को किया था। ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। टॉप अटैक क्षमता से लैस है, जो दुश्मन के आधुनिक टैंकों को नष्ट कर सकती है। घातक ड्रोन, मई 2026 में DRDO ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर घातक स्टील्थ ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। बात कर लेते हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की। पद्म विभूषण 2026, उत्तर प्रदेश की जानी मानी वायलिन वादिका विदुषी N राजम को कला के क्षेत्र में दिया गया है। पद्म विभूषण 2026, महाराष्ट्र के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण 2026, सार्वजनिक मामले, केरल के BS अच्युतानंद मरणोपरांत और KT थॉमस को सार्वजनिक जीवन में योगदान के लिए पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण 2026 साहित्य व शिक्षा, केरल के ही P नारायण को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2026, 98वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कारों में फिल्म वन बेटर आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो माइकल V जॉर्डन ने अपनी फिल्म सिनर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसी बकेले को फिल्म हैमनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करें तो हिंदी के लिए प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 है वो अंग्रेजी में लेखक नवतेज सरना को उनके ऐतिहासिक उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 उर्दू, कवि प्रीतपाल सिंह बेताब को उनके काव्य संग्रह सफ़र जारी है के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026,
ताइवान की लेखिका यांग सुआंग जी को उनकी पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग के लिए 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विशेष तथ्य, ताइवान ट्रैवलॉग मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित दुनिया की पहली पुस्तक बन गई है जिसने यह पुरस्कार जीता है। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2026 की। पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेनियल क्रूश को उनके उपन्यास एंजल डाउन के लिए फिक्शन का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सैन्य अभ्यास व अन्य विविध समसामयिकी की। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, भारतीय सेना और जापान के बीच 7वां वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास चौबटिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त अभ्यास नाम नगाम उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ। महिला सुरक्षा मिशन शक्ति यूपी, उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला बीट कर्मियों की फील्ड ड्यूटी को सुगम बनाने हेतु बजट में 25 करोड़ से नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। सेफ सिटी संकल्पना यूपी, प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी नगर निगमों में नए कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। अटल आवासीय विद्यालय योजना, उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों और अनाथ बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी 18 मंडलों में यह विद्यालय कार्यरत हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बहुत अच्छी क्लास है, क्लास में अंत तक बने रहिए, बाद में आपको मजा आएगा और जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको और ही मजा आएगा कि प्रश्न यहीं से छपे थे। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करते हैं। यह एक कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता है। इसका प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल गुजरात में था जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 तथा मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की अगर बात करें तो धौलावीरा गुजरात का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था। अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। इसे यूनेस्को के स्थलों में भी शामिल किया गया है। चौंदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जहां कोई दुर्ग नहीं था। लिपि की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जिसे पहले पंक्ति में दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वैदिक काल की अगर बात करें तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, नदीतमा जिसे कहा गया है। बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। बौद्ध संगतियों की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी, अजात शत्रु उस समय शासक था। द्वितीय वैशाली में हुई कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ कुंडलवन में हुई कनिष्क के शासनकाल में। और इसी में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं, जन्म को कमल और सांड से दिखाया गया है। गृह त्याग को महान विनिष्क्रमण को घोड़ा से दिखाया गया है। ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है और मृत्यु को महापरिनिर्वाण स्तूप से दर्शाया गया है। और धर्मचक्र प्रवर्तन में पहिया दर्शाया गया है। ठीक है। जैन धर्म में महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने उपदेश मुख्य रूप से प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो राजनीति और लोक प्रशासन पर आधारित थी। धर्म क्या है? जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक क्या है? मौर्य शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। राजदूत सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। देखिए, ये एक बात मेरे दिमाग में आती है कि चाणक्य की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन वो राजनीति और लोक प्रशासन पर क्यों आधारित है? देखिए, राजनीति और लोक प्रशासन का मुख्य आधार अर्थ यानी कि पैसा ही है।
अगर देश के पास पैसा है, देश के पास पैसा बन रहा है, सरकार के पास पैसा है, तो देश अपने आप राजनीति और लोक प्रशासन में अच्छा हो जाएगा। अगर पैसे की किल्लत हुई, अर्थ की किल्लत हुई, तो पूरी राजनीति, पूरा लोक प्रशासन धराशायी हो जाएगा। तो अभी भी आप समय उठाकर देख लीजिए, या पिछले 50 साल को देख लीजिए, या अगले 50 साल में देखेंगे, अर्थ ही सबसे बड़ा राजनीति और लोक प्रशासन का स्तंभ है या आधार है। अशोक, मौर्य शासक अशोक ने 261 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अशोक के शिलालेखों की अगर बात करें तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप को मिली थी। गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ द्वारा कहा गया है। विदेशी यात्री की बात करें तो प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। विद्वान महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और बारहमिहिर इसी काल की विभूतियां थीं। हर्षवर्धन, इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और उसने हर्षचरित की रचना करी, कादंबरी की रचना करी, और बार बार परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तराइन के युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने जीता। द्वितीय युद्ध में 1192 में हुआ था और मोहम्मद गौरी ने ये युद्ध जीत लिया था। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक, को उसका उदारता के कारण लाल बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों का दान देने वाला। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। सैन्य सुधार, इसने सैनिकों को नगद वेतन देने, घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। निर्माण कार्य, सीरी का किला, अलाई दरवाजा और 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने ही करवाया था। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पहले बहुत पूछा जाता था, अब दोबारा पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास थी। मुगल काल, बाबर, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अकबर के सुधारों की अगर बात करें तो अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे, जिन्होंने दहसाला बंदोबस्त लागू करवाया था। अगला बिंदु है आपका कि मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति की। इसका तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया। प्रतीक इसका था, इस विद्रोह का मुख्य प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती यानी कि रोटी था। विद्रोह के दमनकर्ता झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध ह्यूरोज ने, कानपुर व लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल ने और दिल्ली में निकलसन व हडसन ने विद्रोह को क्रूरता से दमन किया था। तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जिन्होंने कानपुर में और ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के प्रमुख केंद्र यूपी में लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो 1887 मद्रास अधिवेशन में बने थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में बनी थी। बात करें बंगाल विभाजन की तो ये 1905 में देखने को मिलता है।
यह भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। चंपारण सत्याग्रह 1917। यह भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, जो नील की खेती करने वाले किसानों की तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक चला। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया था। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी द्वारा सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर में रखे सरकारी खजाना लूट लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। गांधी जी ने यहां पर करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर। आंदोलन शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने रात 12 बजे सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। समानांतर सरकार की बात करें तो बलिया यूपी में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सबसे पहली समानांतर सरकार का गठन हुआ था। गुप्त रेडियो की अगर बात करें तो उषा मेहता ने आंदोलन के दौरान बंबई से गुप्त रेडियो का संचालन किया था। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। कैबिनेट मिशन 1946 की अगर बात की जाए तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। बात करते हैं माउंटबेटन योजना की। 3 जून 1947 को आती है। इसी योजना के आधार पर भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान हुआ और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रथम भारतीय गवर्नर C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सीमा निर्धारण की अगर बात करें तो सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग बना, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को। भूदान आंदोलन की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्वैच्छिक भूमि सुधार हेतु यह आंदोलन शुरू किया था। प्रमुख समाज सुधारकों की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। तो ये आपका इतिहास का कंटेंट था। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कंटेंट की, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति की बात करें, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। गठन की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कई बार परीक्षाओं में यह तारीख पूछी गई तो ध्यान रखिएगा। अन्य प्रमुख सदस्यों की बात करें तो KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाला स्वामी अयंगर। मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली अंग्रेजी में लिखा था। संविधान को अपनाना। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। प्रस्तावना की बात करें तो इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की आत्मा की अगर बात करें तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। मूल ढांचा की बात करें तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। संशोधन की बात करें तो प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार 1976 में संशोधन किया गया है। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं और अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। केवल नागरिकों के लिए जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इनमें दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, अन्य सभी के लिए हैं। अनुच्छेद 17 की बात करें तो यह अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। यह एक निरपेक्ष और मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 रिटों के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस जिसको कहते हैं, यह तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगे कि किसी को गैर कानूनी रूप से अवरुद्ध कर रखा है, तो न्यायालय आदेश देता है कि उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। उच्च न्यायालय की शक्ति, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी मूल अधिकारों के हनन पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन यह अधिक विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। अब हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की। यह भाग 4 अनुच्छेद 36 और से 51 तक में वर्णित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 12 में जैसे राज्य की परिभाषा दी गई है, वैसे ही अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 कहता है, यह स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि ये इनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसी क्षमता होगी सरकार की, जैसे उपलब्धता होगी, उसके आधार पर सरकार इन्हें उपलब्ध कराएगी। अनोखी विशेषता, डॉक्टर BR अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है तथा ग्रानविले ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। 42वें संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता जोड़ा, 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ी और 48A पर्यावरण संरक्षण को प्रमुख रूप से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 एवं 44, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। कई राज्यों में अभी लागू की गई है, तो उन राज्यों के नाम भी याद रखिएगा और परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा रूस से लिए गए वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। उस समय 10 कर्तव्य हुआ करते थे। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। निर्वाचन मंडल की बात करें तो अनुच्छेद 54 में वर्णित है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, उनके पीछे कारण है। न्यूनतम आयु की बात करें तो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की। तो संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित किसी भी राज्य को सजा को क्षमा करने का अधिकार है। संसद की संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की बात करें तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत इसका गठन होता है।
इसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक कहलाता है। बात करते हैं राज्यपाल की। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, मृत्युदंड को छोड़कर। एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। प्रकृति क्या होती है? यह एक अर्ध न्यायिक एवं संवैधानिक निकाय है। प्रथम वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। 16वां वित्त आयोग दिसंबर 2023 में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। इनकी सिफारिशें 2026 से 31 तक लागू होंगी। निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इसकी स्थापना की गई है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके कारण हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। अब तक कुल 3 बार लगाया गया है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है। सबसे पहले पंजाब में लगा था। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 भाग 20 में वर्णित है। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। पंचायती राज की बात करें तो 73वें संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ा गया है। 24 अप्रैल 1993 से लागू है। इसके द्वारा भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो पंचायती राज का वर्णन अनुच्छेद 243 से 243 तक किया गया है। आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 243D के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण आरक्षित किया गया है और कई राज्यों में इससे ज़्यादा दिया जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो पंचायतों का चुनाव कराने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। त्रिस्तरीय पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। नगर पालिकाएं 74वें संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का और 12वीं अनुसूची 18 विषय जोड़े गए। 86वें संविधान संशोधन 2002, इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 101वां संशोधन, ये जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, जिसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP, भारत में ग्रामीण विकास के उद्देश्य से यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से शुरू किया गया था। लोक नीति की बात करें तो यह सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान हेतु उठाए गए कार्यवाहियों का ब्लूप्रिंट है। इसे कार्यपालिका लागू करती है। महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। यह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है, जो राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाता है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जिसका नाम है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भारत के भूगोल में बात करते हैं भारत की स्थिति की। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। विस्तार की अगर बात की जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है, और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ लगती है, जो 4,096 किलोमीटर है।
कर्क रेखा की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी शहर जो है वो रांची झारखंड की राजधानी है। सूर्य की स्थिति की अगर बात की जाए तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, समर सोल्स्टाइस कहते हैं। मानक समय रेखा की बात करें तो 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी से गुजरती है। यह ग्रीनविच मेन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। राज्यों की अगर बात करें तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आते हैं। कटान बिंदु की बात करें तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला में काटती हैं। भारत की तटीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल तटीय सीमा की संशोधित लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इस नए आंकड़े में मुख्य भूमि की तटरेखा के साथ साथ अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों की परिधीय तटीय रेखा भी शामिल है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा लगभग 8,015 किलोमीटर है और द्वीपों की तटीय सीमा लगभग 3,083 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी और गोवा की सबसे छोटी अभी भी बनी हुई है। हिमालय का विभाजन की बात करें तो सबसे उत्तरी श्रेणी महान हिमाद्री है, जहां माउंट एवरेस्ट स्थित है। शिवालिक सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। पश्चिमी घाट सह्याद्री की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है। अरावली पर्वत की बात करें तो यह भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान में फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर है और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती हैं। यह बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। राष्ट्रीय नदी, भारत सरकार ने वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। पंचप्रयाग उत्तराखंड, अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती हैं तो विष्णुप्रयाग बनता है और अलकनंदा जब नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है और अलकनंदा जब पिंडर मिलती है या पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है और अलकनंदा से जब भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। मुख्य रूप से इसी नदी में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा की बजाय एस्चुरी यानी कि ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसे तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में स्थित है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% पर पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी की बात करें तो यह रेगुर सॉइल कहलाती है या रेगुर मिट्टी कहलाती है। ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इसका विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक देखने को मिलता है। खरीफ और रबी की फसलों की बात करें तो खरीफ जून जुलाई में बुवाई की जाती है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास आदि। रबी अक्टूबर नवंबर में बुवाई की जाती है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ आदि आते हैं। कृषि क्रांतियों की बात करें तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग इसके जनक विश्व में माने जाते हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन, सरसों आदि उत्पादन से संबंधित है।
गोल क्रांति आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व की प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और बैकाल झील सबसे गहरी झील है जो कि रूस में स्थित है। कैस्पियन सागर झील यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान इससे सीमा बनाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील की बात करें तो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर यह स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील है। सबसे ऊंची नौगम्य झील जो है वो टिटिकामा झील है, ये याद रखिएगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो सहारा है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और ये सबसे बड़ा है। गोबी मंगोलिया चीन में स्थित है, ये ठंडा है। आटाकामा चिली में स्थित है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। जल संधियों की बात करें तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। वायुमंडल की परतों की बात करें तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर में है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जनगणना 2011 की बात करें तो भारत का लिंगानुपात इसमें 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल में सर्वाधिक साक्षरता 94% पाई गई थी। क्रम 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय 27.9% में दर्ज की गई थी। न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश के 100 शहरों को नागरिक सुविधाओं और टिकाऊ पर्यावरण के साथ विकसित करना है। रिंग ऑफ फायर की बात करें तो यह प्रशांत महासागर के बेसिन का एक क्षेत्र है जहां लगातार भूकंप आते हैं और कई सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं। सक्रियता की बात करें तो विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में स्थित है जो घोड़े की नाल के आकार का है। मारियाना गर्त की बात करें तो पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप लगभग 11 किलोमीटर गहरा इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की नदियों की बात करें तो नील नदी मिस्र विश्व की सबसे लंबी, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका जल आयतन चौड़ाई में सबसे बड़ी है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। स्वेज नहर की बात करें तो यह मिस्र में स्थित है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जोजिला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में है जिसका उपयोग प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। पालघाट दर्रा की बात करें तो ये पश्चिमी घाट में स्थित है जो केरल कोच्चि और तमिलनाडु कोयम्बटूर को जोड़ता है। बागवानी की बात करें तो फलों, सब्जियों और सजावटी पौधों की खेती भारत में बागवानी के विकास के लिए स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, गोल्डन रिवॉल्यूशन। पशुपालन की बात करें तो भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार भारत में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक है। कर्क, मकर और भूमध्य रेखा अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। भारत के लौह अयस्क क्षेत्र बैलाडीला छत्तीसगढ़ उत्तम कोटि के हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जिसका निर्यात जापान को किया जाता है। लौह अयस्क के प्रकारों की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से मैग्नेटाइट, सर्वोत्तम किस्म का और हेमेटाइट पाए जाते हैं। कई बार लौह अयस्क के प्रकार भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अग्रणी राज्य ओडिशा, मयूरभंज और क्वेंझोर जिले
भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ियां लौह अयस्क खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। नगरीकरण की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.16% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर थिंक टैंक के रूप में की गई। तो नीति आयोग का जो सीईओ है और उपाध्यक्ष है उसकी नियुक्ति भारत सरकार के प्रधानमंत्री करते हैं। वर्तमान पदाधिकारियों की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार लाहिड़ी हैं तथा सीईओ निधि छिब्बर हैं। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं एक बार ये जो पदाधिकारी होते हैं इनके नेम ज़रूर वेरीफाई करें। सिद्धांत क्या है? यह आयोग मुख्य रूप से सहकारी संघवाद पर काम करता है और इसकी अप्रोच बॉटम से अप होती है। नीति आयोग की संरचना में इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। सतत विकास लक्ष्यों की बात करें तो 2030 तक इनको हासिल करना है। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है गरीबी का अंत, दूसरा है भुखमरी का अंत और चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन और छठा है स्वच्छ जल। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो भारत ने इसे सोवियत संघ यूएसएसआर से अपनाया। प्रथम योजना 1951-56 में आई थी, हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी द्वितीय 1956 से 61 में आई थी और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा दिया गया था और फिर यह सरकार ही हट गई और ये योजना 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई। वित्तीय प्रणाली आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। गवर्नर, इसके प्रथम गवर्नर सर ओशबोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। मुख्यालय, स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। मुद्रा छपाई की बात करें तो भारत में 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा और बाकी सभी नोट आरबीआई छापता है और उन पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। रेपो दर की अगर बात करें तो वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा जमा लेता है। सीआरआर क्या है? नगद आरक्षित अनुपात है। बैंकों को अपनी कुल जमा एनडीटीएल का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। एसएलआर क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात है। बैंकों को अपनी कुल जमा का एक हिस्सा स्वयं के पास तरल संपत्तियों जैसे नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। एमएसएफ क्या है? सीमांत स्थायी सुविधा है। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक आपातकालीन स्थिति में अपने एसएलआर कोटे की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से 1 दिन के लिए ऋण ले सकते हैं। बजट, भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट का जिक्र नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है राजस्व बजट, जिसमें राजस्व प्राप्तियां व व्यय होता है, और दूसरा होता है पूंजीगत बजट, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां व व्यय होते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में लगाया था। वर्तमान में यह एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष, भारत सरकार का वर्तमान लेखा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। प्रति व्यक्ति आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, जो आर्थिक विकास के सबसे सटीक मापक है। वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो बदल दिया गया है। राष्ट्रीय आय गणना का पहले 2011-12 हुआ करता था, वर्तमान में 2022-23 है, ये ध्यान रखिएगा। भुगतान संतुलन की बात करें तो यह किसी देश का शेष विश्व के साथ एक वित्तीय वर्ष में हुए सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण होता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईजेड अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ।
जिसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश एफडीआई और निर्यात को बढ़ावा देना है। एशिया का पहला ईपीजेड कांडला में बना था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। उद्योग महारत्न और नवरत्न सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पीएसयूज को स्वायत्तता देने के लिए महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। जैसे ओएनजीसी, एनटीपीसी महारत्न है। महारत्न का दर्जा 2023-24 तक भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। नवीनतम ऑयल इंडिया लिमिटेड, वर्तमान में भी 13 महारत्न कंपनियां हैं और महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां बिना सरकार की पूर्व अनुमति के 5,000 करोड़ तक का निवेश कर सकती हैं। जीएसटी 2.0 की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं तो भारत की नवीनतम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली में 0%, 5%, 18% और 40% की एक तर्कसंगत 4 स्तरीय संरचना है। सरलीकृत संरचना की बात करें तो सरलीकृत जीएसटी 2.0 ने पूर्व के 12% और 28% के करों को समाप्त कर दिया है, जिससे अधिकांश घरेलू सामान और रोजमर्रा की वस्तुएं 5% और 18% के करों के अंतर्गत आ गई हैं। पाप और विलासिता कर शिन टैक्स जिसको कहते हैं, प्रीमियम और हानिकारक वस्तुओं पर 40% पाप और विलासिता कर लागू किया गया है। संविधान संशोधन जीएसटी को 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया था। बात करते हैं मुद्रास्फीति की। एक वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स पर बनाया है और वो उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपके इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। मुद्रास्फीति की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि, भारत में इसे मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर मापा जाता है। मुद्रा का मूल्य मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर या मूल्य घट जाता है। प्रभाव, इस स्थिति में ऋणी को लाभ होता है जबकि ऋणदाता को हानि होती है। नियंत्रण, आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कठोर मौद्रिक नीति जैसे रेपो रेट बढ़ाना का उपयोग करता है। सेबी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यह भारत में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। स्थापना 1988 में, वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम महिला अध्यक्ष वर्ष 2022 में माधवी पुरी बुच सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई थी। शेयर बाजार के अलावा सेबी अब भारत के कमोडिटी मार्केट वायदा बाजार को भी नियंत्रित करता है। आधारभूत संरचना क्या है? ऊर्जा, परिवहन, सड़क, रेलवे, बंदरगाह अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतमाला परियोजना राजमार्गों के विकास से और सागरमाला बंदरगाहों के विकास से संबंधित है। सबसे लंबा राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर तक जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। ये पीएम गति शक्ति योजना, ये आधारभूत अवसंरचना के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय कर लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? जब कोई विदेशी कंपनी भारत में व्यवसाय में सीधे निवेश करती है। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई मॉरिशस और सिंगापुर से आता है। नाबार्ड की बात करें तो यह 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापित हुआ। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। पंचवर्षीय योजना, इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान की गई थी। मुख्यालय व अध्यक्ष, इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री साजी केवी हैं। नाबार्ड आम जनता को सीधे ऋण नहीं देता, बल्कि यह ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। व्यापार संतुलन की बात करें तो किसी देश के निर्यात और आयात के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, यह भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, जो कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान देता है। अब हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की।
साइंस एंड टेक की। प्रकाश वर्ष क्या है? यह समय का नहीं बल्कि खगोलीय दूरी का मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। जैसे बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे गिरना। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको पता ही होगा कि जितनी आप क्रिया करेंगे उतनी ही सामने से प्रतिक्रिया होगी। ठीक है। विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। इसे परिपथ में अमीटर द्वारा मापा जाता है। अम्ल और क्षार, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से बड़ा होता है और अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से छोटा होता है। रक्त की बात करें तो ये एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 हल्का क्षारीय होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त के भाग की अगर बात करें तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कुल रक्त का 55% कहलाता है, जिसमें 90% जल होता है। थक्का जमना क्या है? रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लाल रंग क्या है? आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन जिसमें आयरन होता है के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त समूह की बात करें तो ओ निगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील बी और सी होते हैं और बसा में घुलनशील KEDA होते हैं, जिन्हें आप कीड़ा के शॉर्टकट से भी याद कर सकते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कमी से स्कर्बी होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 थाइमीन होता है, इसकी कमी से बेरीबेरी होता है। B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है। B3 का नाम नियासिन होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है और B9 का नाम फोलिक एसिड होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है इसकी कमी से। विटामिन B12 इसका वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामीन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है जो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है। विटामिन के इसे फिलोक्विनोन कहते हैं, जो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में अत्यंत आवश्यक है। मानव ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु जनित रोग टीबी, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, टिटनस, डिप्थीरिया और प्लेग, रेबीज, खसरा, पोलियो, एड्स, डेंगू और कोविड-19 ये सब विषाणु जनित रोग हैं, वायरस जनित रोग हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जिसे मादा एनाफिलीज फैलाती है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो फैलाती है, जबकि डेंगू एक वायरस है जिसे मादा एडीज फैलाती है। कोशिका सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क में की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। पादप कोशिका, प्लांट सेल, पादप कोशिका में एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें लबक भी पाए जाते हैं, जैसे हरित लबक, जिनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। गाल्जी काय की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग और परिवहन का कार्य करता है। इसरो की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। PSLV, GSLV इसकी प्रमुख सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रथम उपग्रह, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। इसी दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस
घोषित किया गया शिव शक्ति पॉइंट। सूर्य मिशन की अगर बात करें तो इसरो के प्रथम सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जिसे लैग्रेंजियन बिंदु 1 पर स्थापित किया गया है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। भारत का मिसाइल कार्यक्रम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983 में IGMDP शुरू हुआ, जिसमें 5 मिसाइलें बनी। पटना, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, T से त्रिशूल और N से नाग और A से आकाश। तो इसका शॉर्टकट है, ट्रिक है याद करने की, पटना, जिसमें आपको 5 मिसाइलों के नाम याद हो जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो 1 से 100 नैनोमीटर के आकार के पदार्थों का विज्ञान नैनो विज्ञान है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। यह चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्रांतिकारी है। जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो जीवों और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग कर उत्पाद बनाना। भारत में बायोकॉन इसकी प्रमुख स्वदेशी कंपनी है। किरण मजूमदार शाह। बौद्धिक संपदा अधिकार IPR की बात करें तो पेटेंट आविष्कारों के लिए दिया जाता है, 20 वर्ष की इसकी वैधता होती है। कॉपीराइट जो है वो साहित्य कला के लिए होता है और इसकी वैधता जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक रहती है। ट्रेडमार्क की बात करें तो ब्रांड लोगो कंपनी के लिए होता है और GI टैग भौगोलिक संकेतक 10 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो सौर, पवन और जल ऊर्जा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ी पहल है। ISA की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। पवन ऊर्जा की बात करें तो भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तमिलनाडु राज्य अग्रणी स्थान पर है। नेट जीरो, भारत सरकार ने COP26 ग्लासगो में 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। द्वि उपयोगी तकनीकी की बात करें तो वे तकनीकें जिनका उपयोग असैन्य, सिविलियन जैसे नेविगेशन और सैन्य मिलिट्री जैसे मिसाइल गाइडेंस दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण, पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के विकास की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके ग्लूकोज, भोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऊर्जा परिवर्तन, इस जैविक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन के स्रोत, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन O2 गैस वायुमंडल से नहीं बल्कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल H2O के विखंडन से प्राप्त होती है। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। गैसें और उनके उपयोग, गुब्बारों में हीलियम, गोताखारों के सिलेंडर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम और रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस का प्रयोग होता है। धातु और अधातु, पारा मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। ब्रोमीन एकमात्र तरल अधातु है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। ठीक है, चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। हल्की व भारी धातु, प्रकृति में सबसे हल्की धातु लिथियम है और जबकि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कार्बन का एक शुद्ध आध्यात्मिक अपरूप है। सोडियम की बात करें तो सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे हवा और पानी से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। DNA और RNA की बात करें तो DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। यह आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। DNA के नाइट्रोजन क्षार, DNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नामक 4 क्षार पाए जाते हैं। RNA में अंतर, RNA सिंगल स्ट्रैंड में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है। गुणसूत्र, मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं जो DNA और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डिजिटल अधिकारों की बात करें तो डेटा गोपनीयता वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पुट्टास्वामी केस 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना था। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जिसका नाम है पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। पारिस्थितिकी इकोलॉजी की अगर बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द एजी टांसले ने दिया।
जैव विविधता की बात करें तो पृथ्वी पर जीवों की विविधता 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और शब्द का प्रयोग ईओ विल्सन ने किया था। जैव विविधता का मापन RH व्हिटकेयर ने इसे 3 भागों में बांटा है। अल्फा स्थानीय प्रजाति विविधता, बीटा 2 आवासों के बीच की विविधता और गामा संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की विविधता। हॉटस्पॉट इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। भारत में 4 प्रमुख हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा और सुडालैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों जैसे अमेजन वर्षा वन, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, में दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो भारत में यह 1972 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य अवैध शिकार और व्यापार को रोकना था। प्रमुख प्रोजेक्टों की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है कैलाश सांखला के द्वारा। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आता है और स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में आता है। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात करें तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल मगरमच्छ 1975 में, गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 में और प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में शुरू किए गए। टाइगर रिजर्व। भारत में वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे अधिक बाघ हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA यह 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद पारित हुआ। इसे छाता विधान भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प आता है, सर्वाधिक यही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड CFCs ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। CO2 के स्रोतों की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का सबसे बड़ा मानवीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम जैसी जीवाश्म ईंधनों का जलना है। मीथेन CH4 के स्रोत धान के खेत हैं, जुगाली करने वाले पशु और कोयले की खदानें मीथेन गैस के प्रमुख उत्पादक स्रोत हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघलती है, जिससे भविष्य में समुद्र का जलस्तर बढ़ने का गंभीर खतरा है। ओजोन परत क्षरण की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचाते हैं। इसे रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में लागू हुआ और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोटाई की इकाई। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डॉप्सन इकाई है, जिसको डॉप्सन यूनिट कहते हैं। ओजोन छिद्र की खोज। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सबसे बड़े ओजोन छिद्र का पता पहली बार 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फोरमैन की टीम ने लगाया था। रामसर सम्मेलनों की बात करें तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु समझौता हुआ। मई 2026 तक भारत में कुल 99 रामसर स्थल हैं, जिसमें सर्वाधिक 20 स्थल तमिलनाडु और 12 यूपी में है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे या किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। भारत की रामसर साइट्स में भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन पश्चिम बंगाल है, जबकि सबसे छोटी साइट रेणुका झील हिमाचल प्रदेश है। 99वां जो रामसर स्थल है वो सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। अप्रैल 2026 में घोषित हुई है। पटना पक्षी अभ्यारण्य 98वां है, यह उत्तर प्रदेश का एटा में है, जनवरी 2026 में घोषित हुआ। धारी धंड गुजरात के कच्छ में है और यह जनवरी 2026 में घोषित किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो यह जापान में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों CO2 के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूचियां। 1972 के इस अधिनियम को हाल ही में संशोधित कर अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई। अनुसूची 1 में बाघ जैसे सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त जीव शामिल है। पेरिस समझौता की बात करते हैं, COP21 में जो हुआ था 2015 का, यह एक ऐतिहासिक जलवायु समझौता है, जिसका मुख्य लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित रखना है। NDMA की बात करें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है। SDMA की बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
जिला स्तर पर डीडीएमए का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। एनडीआरएफ की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको कहते हैं, आपदा की स्थिति में विशेष प्रतिक्रिया के लिए गठित अर्धसैनिक बलों की एक प्रशिक्षित फोर्स है जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि के जवान शामिल होते हैं। गठन और आदर्श वाक्य। एनडीआरएफ का गठन वर्ष 2006 में किया गया। इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। बटालियन। वर्तमान में देश के विभिन्न संवेदनशील हिस्सों में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए एनडीआरएफ की 16 बटालियन तैनात है। सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो 2015 से 2030 के लिए अपनाया गया। यह जापान में अपनाया गया आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक प्रमुख वैश्विक समझौता है जिस पर भारत भी हस्ताक्षर करता है। अम्लीय वर्षा की बात करें तो कारखानों और वाहनों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैसों के वर्षा जल में मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। ताजमहल का पीला पड़ना एक अम्लीय वर्षा का एक उदाहरण है। पीएच मान। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे वैज्ञानिक रूप से अम्लीय वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र। वैश्विक स्तर पर नॉर्वे, स्वीडन और कनाडा अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। लेक किलर। अम्लीय वर्षा के कारण झीलों के जीव जंतु मर जाते हैं, इसी कारण इसे लेक किलर, झीलों का कातिल भी संज्ञा दी जाती है। पर्यावरणीय संघात आकलन EIA। किसी भी बड़े विकास प्रोजेक्ट जैसे डैम या हाईवे के निर्माण से पहले पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना EIA कहलाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT। इसकी स्थापना 2010 में हुई। ये पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष अदालत है। जैव आवर्धन की बात करें तो खाद्य श्रृंखला फूड चैन के उच्च पोषण स्तरों में DDT जैसे अविघटनीय हानिकारक रसायनों का संकेंद्रण बढ़ना। सुनामी की बात करें तो यह जापानी शब्द है। यह समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी फटने के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी समुद्री लहरें हैं। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी। अब हम बात करेंगे यूपी जीके की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करके की गई। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। सीमावर्ती राज्य यूपी की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। नेपाल के साथ यूपी 579 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 7 जिले नेपाल से लगते हैं, 13 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, 3 जिले दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। राजकीय प्रतीक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, क्रॉन्च और राजकीय पुष्प पलाश, टेसु, राजकीय वृक्ष अशोक है। जिले और मंडल की बात करें तो यूपी में वर्तमान में 75 जिले हैं, 76वां जिला प्रस्तावित है और 18 प्रशासनिक मंडल हैं। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सोनभद्र की विशिष्टता की बात करें तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से स्पर्श करती है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना यूपी की सबसे प्रमुख नदियां हैं जिनका संगम प्रयागराज में होता है। गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर का उद्गम फुल्लर झील पीलीभीत से होता है। तो लखनऊ, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित 2 प्रमुख जिले हैं। लोक नृत्य की बात करें तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में सिर पर रथ का पहिया रखकर किया जाता है और जिसमें दीपक लगाए जाते हैं। कर्मा नृत्य की बात करें तो सोनभद्र, मिर्जापुर, खरवार जनजाति, कटघोड़वा पूर्वांचल में होता है। चरकुला नृत्य में 108 दीपक सिर पर रख के जलाए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। वाजिद अली शाह के समय अवध में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। पंडित बिरजू महाराज इसी से जुड़े थे। प्रमुख मेले और उत्सव की बात करें तो नौचंदी मेला मेरठ, बटेश्वर मेला आगरा, पशु मेला, सैयद सालार मेला बहराइच, शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति। मंगल पांडे बलिया निवासी थे। इन्हें बैरकपुर में विद्रोह किया इन्होंने और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति की औपचारिक शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। जनगणना 2011 की बात करें तो यूपी की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ थी।
जो देश का 16.5% थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम वाला महोबा था। यूपी का औसत लिंगानुपात 912 था, भारत का 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर 1024 और शिशु लिंगानुपात यूपी का 902 था। यूपी की साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर 67.7% थी, पुरुष 77.3% और महिलाओं की 57.2% थी। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती था। वन्य जीव बिहार की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार चंदौली राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। रामसर साइट्स उत्तर प्रदेश में बखीरा अभ्यारण्य संत कबीर नगर में, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में और सूर सरोवर जिसे कीठम झील भी कहते हैं आगरा में स्थित है। कृषि और फसलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, आम और दुग्ध उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रमुख खनिजों की बात करें तो यूरेनियम ललितपुर, चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र, गुरुमा कनाच, कोयला सिंगरौली और सोनभद्र, सिलिका सैंड प्रयागराज में पाई जाती है। उद्योग एवं व्यवसाय कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था चमड़ा उद्योग के लिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। भदोई कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद में कांच का म्यूजियम भी बन रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो यह वाराणसी में स्थित है, अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से जाना जाता है। रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में है। राज्य व्यवस्था की बात करें तो यूपी में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। पंचायती राज की बात करें तो क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख होता है। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। ग्राम प्रधान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 1887 में हुई। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। परीक्षा में अभी हाल ही में यूपी SSSC द्वारा पूछा गया था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को यह कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR लखनऊ में स्थित है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र यह सोनभद्र जिले में रूस सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। नरौरा बुलंदशहर यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस प्रधान है। बिरहा पूर्वांचल में, कजरी मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में सावन के महीने में और रशिया ब्रिज क्षेत्र में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात करें तो थारू तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। बुक्सा या भोक्सा बिजनौर में, खरवार सोनभद्र में। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। किछौछा दरगाह ये प्रसिद्ध सूफी संत शेख मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह है जो अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह 296 किलोमीटर लंबा है जो चित्रकूट भरतकूप से शुरू होकर इटावा कुदरैल तक जाता है और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो आगरा चमड़ा उत्पाद, लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, अलीगढ़ ताले एवं हार्डवेयर, मेरठ खेल का सामान, प्रयागराज मूंज उत्पाद, गोरखपुर टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, वाराणसी बनारस की रेशम साड़ी, कन्नौज इत्र, बांदा सजर पत्थर शिल्प, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल जिसे बुद्ध का महाप्रसाद कहते हैं, मूंज उत्पाद अमेठी, सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की और ये टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो फर्स्ट जेन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड जेन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जेन में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का जो सिलिकॉन के बने होते थे, फोर्थ जेन में माइक्रो प्रोसेसर का और फिफ्थ जेन में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हुआ। हार्डवेयर की बात करें तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, उदाहरण के लिए मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड, CPU और प्रिंटर। सॉफ्टवेयर कौन होते हैं?
कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर होते हैं। विंडोज, एमएस वर्ड। विंडोज क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम क्या है? एक ब्राउजर है। एंड्रॉयड क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइस की बात करें तो वे डिवाइस जिनसे डेटा कंप्यूटर में भेजा जाता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, एमआईसीआर है, ओएमआर है, बारकोड रीडर है और माइक्रोफोन है। टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो आउटपुट भी देती है और इनपुट भी लेती है। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। एक है एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर्स मेमोरी। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। फिर इसके कई सारे भाग होते हैं। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थाई होती है, वोलेटाइल होती है, बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है। रोम आता है रीड ओनली मेमोरी, स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। मेमोरी इकाइयाँ, एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है, 1 GB बराबर 1024 MB होता है और 1 TB बराबर 1024 GB होता है। इंटरनेट और WWW, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। आईपी एड्रेस, यह नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान है। IPv4 32 बिट का होता था जो 4 भागों में बांटा जाता था और IPv6 128 बिट का होता है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक रे टॉमलिंसन हैं। ईमेल एड्रेस में @ का प्रयोग यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, यह हार्डवेयर और यूजर के बीच का इंटरफेस का कार्य करता है। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, यूनिक्स और एंड्रॉयड। ई गवर्नेंस की बात करें तो सरकारी सेवाओं जैसे आय, जाति प्रमाण पत्र, टैक्स जमा करना को इंटरनेट और आईटी के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना ई गवर्नेंस है। उमंग ऐप एक ई गवर्नेंस का उदाहरण है। डिजिटल वित्तीय उपकरण में यूपीआई आता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एनपीसीआई द्वारा विकसित है। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। साइबर सुरक्षा की बात करें तो कंप्यूटर और नेटवर्क को हैकर्स और वायरस और डेटा चोरी से बचाने की तकनीकी है। फायरवॉल सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करें तो मशीनों में इंसानों जैसी सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। जनक इसके जॉन मैकार्थी थे। उदाहरण के लिए चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा। मशीन लर्निंग की बात करें तो एमएल या डीप लर्निंग, यह एआई की एक शाखा है जिसमें मशीनें डेटा के माध्यम से खुद सीखती हैं बिना अलग से प्रोग्राम किए। डीप लर्निंग कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, कार, पंखे को इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाना और दूर से कंट्रोल करना आईओटी कहलाता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो बहुत विशाल और जटिल डेटा सेट जिन्हें पारंपरिक डेटा बेस सॉफ्टवेयर प्रबंधित नहीं कर सकते, इसे हडूप जैसे टूल से प्रोसेस किया जाता है। MS वर्ड शॉर्टकट Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+X कट, Ctrl+Z अंडू और Ctrl+Y रिडू और Ctrl+प्रिंट। लेकिन ये बहुत ही बेसिक शॉर्टकट है, आजकल परीक्षाओं में बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स की वीडियो एक मिल जाएगी जिसमें MS वर्ड के और MS एक्सेल के शॉर्टकट कराए गए हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। इस एक्सेल में बनी फाइल को वर्कबुक कहते हैं। इसमें फार्मूला हमेशा इक्वल टू चिन्ह से शुरू होता है। रो और कॉलम के कटाव को सेल कहते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी की, और ये बहुत ही बेसिक रिवीजन है आपका हिंदी का। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं, 11 स्वर हैं जिसमें 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। उच्चारण स्थान का वर्ग का कंठ है, चा वर्ग का तालव्य है, टा वर्ग का मूर्धन्य है, ता वर्ग का दंत है, पा वर्ग का ओष्ठ है और याराला व अंतस्थ है। शा, शा और सा और हा ये ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। संधि
दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। लेखपाल के लिए मैंने तकरीबन 1 घंटे में हिंदी का जितना भी आपका बेसिक रिवीजन था वो पूरा कराया है, और पेपर वहीं से आता है। केवल आपको शब्दावली अलग से पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट पूरे वहां से क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वो 1 घंटे का हिंदी का वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको लोअर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको शब्दावली अलग से पढ़नी पड़ेगी। जैसे पर्यायवाची होते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मैंने उसमें भी कराए हैं, लेकिन आपको और भी एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। दीर्घ और यण संधि, उदाहरण के लिए विद्या, धन, आलय, विद्यालय, अति, धन, अधिक, अत्यधिक। यण संधि का ई का या हो जाना, ठीक है। यण संधि के यहाँ पर ता आया आधे, और विद्यालय में बड़ी ई के, जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी मात्रा आती है बीच में। समास, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनना समास है। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, यथा, इच्छा। तत्पुरुष कारक चिन्हों का लोप, राजपुत्र। बहुब्री और द्वंद्व समास, बहुब्री कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन, जैसे रावण, लंबोदर, गणेश। द्वंद्व दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल जाता है। उपसर्ग, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर अर्थ बदल दें वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रहार में प्रा है, उपकार में उप है, अति सुंदर में अति है। प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, जैसे मिठास है, घबराहट है, लड़कपन है। तत्सम शब्द, संस्कृत के शुद्ध शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए अग्नि, सूर्य, मयूर, दुग्ध, अश्रु। तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप बदलकर हिंदी में आ गया है। उदाहरण के लिए आग, सूरज, मोर, दूध, आंसू। देशज और विदेशी शब्द, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। लोटा, पगड़ी, झोला। विदेशी अन्य भाषाओं से, स्टेशन अंग्रेजी, कैंची तुर्की, रिक्शा जापानी। तो स्टेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का है, रिक्शा जापानी है। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं। 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। मिठास और बचपन ये भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इनके 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। अवयव अविकारी शब्द, जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आज, कल, यहां, वहां और परंतु, अरे, तो ये अवयव शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द, एक समान अर्थ वाले, जैसे जल का नीर है, बारी है, तोय है। कमल का पंकज, नीरज, वारिज है। बादल का पयोद, नीरद है। विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले होते हैं, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, अस्थावर का जंगम, अतरंग का बहिरंग। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में समान पर अर्थ भिन्न हो। अनल आग है, अनिल हवा है, तरण सूर्य है, तरणी नाव है। वाक्य शुद्धि वर्तनी, उज्ज्वल सही है, अहल्या सही है, कवयत्री सही है, आशीर्वाद सही है। ठीक है, जैसे उज्ज्वल में आधा जा लग जाता है केवल, जब 2 बार आधा जा आता है तो वो सही होता है। अहिल्या में क्या करते हैं, छोटी की मात्रा चढ़ा देते थे, वो अशुद्ध होती है। कवयत्री में वा पे मात्रा चढ़ा देते हैं छोटी की, वो अशुद्ध होती है। आशीर्वाद में छोटी की मात्रा चढ़ा देते हैं, वो अशुद्ध होती है। वाक्य की प्रकार रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार की होते हैं। सरल वाक्य, जिनमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में और, तथा, या से जुड़े हुए होते हैं वाक्य। मिश्र वाक्य में की, जो, क्योंकि से सब वाक्य जुड़ा हुआ होता है। विराम चिन्ह अल्प विराम इस प्रकार का होता है, अर्ध विराम इस प्रकार का होता है जिसको, और पूर्ण विराम इस प्रकार का होता है। हिंदी का प्रश्नवाचक आप सभी जानते हैं, विस्मयादिबोधक इस प्रकार का होता है, और योजक चिन्ह ये होता है। मुहावरे लक्षणार्थ, अधजल गगरी छलकत जाए,
कम ज्ञान का अधिक दिखावा करना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी कि अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। तो ये राजनीतिक लोग काफ़ी कर लेते हैं, है ना। आपके घर में भी ऐसे एक आधे लोग होंगे, आपके दोस्तों में भी ऐसे एक आधे लोग होंगे जो अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे पर हावी हो जाते हैं और अपना बचाव कर लेते हैं। शासकीय पत्र की बात करें तो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं। इनकी भाषा औपचारिक और पूर्णता स्पष्ट होती है। अर्धशासकीय पत्र की बात करें तो जब दो अधिकारी आपसी व्यक्तिगत स्तर पर मित्रतापूर्ण भाषा में प्रिय आदि का प्रयोग कर सरकारी कार्य हेतु पत्राचार करते हैं। रस तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा था, लेकिन लेखपाल में 2-3 चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं जो सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखी थी, तो इसलिए रस और छंद भी पढ़िए, अलंकार भी पढ़िए, छोड़िए नहीं इनको। काव्य के पठन या श्रवण से मिलने वाले आनंद को रस कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है, जबकि वर्तमान में मूलतः 9 रस स्थायी भाव सहित माने जाते हैं। छंद की बात करें तो काव्य की वह रचना जिसमें वर्णों और मात्राओं का नियम हो। प्रमुख मात्रिक छंद दोहा 13-11 मात्राएं, चौपाई प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, सोरठे में 11 और 13 मात्राएं, दोहा का उल्टा होता है। अलंकार की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति होती है। यमक में एक शब्द कई बार और अर्थ अलग अलग आते हैं, जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय। इसमें एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे कनक का धतूरा है। श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे एक चौपाई थी जिसपे बहुत बवाल पड़ा था, और वो चौपाई थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो यहाँ पर ताड़ना में श्लेष अलंकार है। ढोल के लिए अलग है उसका अर्थ, गंवार के लिए अलग अर्थ है, शूद्र के लिए अलग अर्थ है, पशु के लिए अलग अर्थ है, और नारी के लिए अलग अर्थ है। लेकिन इस पर बवाल क्या हुआ, एक ही अर्थ में सभी को नाप लिया गया। उपमा में तुलना की जाती है, सासी जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। उत्प्रेक्षा में जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। कार्यालय आदेश की बात करें तो यह किसी कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी किया गया आंतरिक आदेश है। इसमें महोदय जैसे संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। परिपत्र की बात करें तो जब एक ही सूचना या निर्देश एक साथ कई कार्यालयों, विभागों या अधिकारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहते हैं। इसकी दिशा सदैव ऊपर से नीचे की ओर, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर होती है। तो आज का ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। आप भी सकारात्मक रहेंगे, मैं भी सकारात्मक रहूँगा, आप भी अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे और मैं भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। अच्छे कमेंट करिए। और रही बात आज के इस सेशन की PDF की, तो लोअर पीसीएस बैच में और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बैच में ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा पेट एग्ज़ाम वाले जो चैनल शुरू किया गया है प्राइवेट, उसमें भी ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यूपी पुलिस वालों को भी ये PDF दे दी जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ पर अपना मैसेज करिए और आपको पूरा कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे अच्छे तरीके से। लेखपाल में उपलब्ध कराया निरंतर, और जिसका फ़ायदा जो शुरू से जुड़ा था उसको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर आपके कंटेंट से फ़ायदा हुआ। और जो बाद में जुड़े थे लेकिन उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया, वो मैसेज करते सर काश पहले जुड़ गए होते, है ना। तो देर मत करिए, अगर पढ़ाई करनी है गंभीरता के साथ और लक्ष्य कुछ सादा है, उसको पाना है, तो शुरुआत अभी से कर दीजिए। कल का इंतजार मत करिए, कल के इंतजार में सदियां बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। सुव्यवस्थित कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं। और कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक MCQ सीरीज भी शुरुआत की जाए। जैसे आज ये 300 वन लाइनर्स लेकर आया था सभी सब्जेक्ट को समाहित करके, ऐसा ही मैंने एक लेखपाल में वीडियो बनाया था जहां से परीक्षा में बच्चे बता रहे हैं कि 30 से 40 प्रश्न आए थे, कोई कह रहा 40 से 45 आए थे। अब मैंने तो वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया है कि कितने प्रश्न आए थे, लेकिन आप सभी भी अगर पढ़ेंगे ये सेशन तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और परीक्षा में आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो जय हिंद, जय भारत।